जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 28 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पर मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। सुबह के 6 बज गए हैं और मैं आप लोगों के साथ यहां पे लाइव कनेक्टेड हूं। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास की विशेषताओं की बात करें तो सबसे कम समय में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। ये 834 नंबर की क्लास आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके भी मिलता है और यहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की चलिए आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। स्वामी स्मरणानंद का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस संस्था से रहा है? स्वामी स्मरणानंद हैज पास्ड अवे, ही हैज बीन एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। इनका संबंध था रामकृष्ण मिशन से, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख पा रहे हैं। आप इनकी तस्वीर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप स्मरण कर लीजिए स्मरणानंद के बारे में तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे स्वामी स्मरणानंद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर के अंदावी गांव में। कहाँ पर? तंजावुर के अंदावी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि रामकृष्ण मिशन है क्या। रामकृष्ण मिशन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं डिटेल से। तो देखिए रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में 1 मई को इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जो मेरे हमेशा की तरह आइडल रहे हैं और आप सबके भी आइडल होंगे। अगर आपने इनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं, अगर आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लिया दोस्तों, तो आपको जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। आप हमेशा ऊर्जा से ओत-प्रोत हो जाएंगे। तो आप इनके बारे में जब आप जानेंगे ना, तो आप उतना समझेंगे कि आप कितने अज्ञानी हैं। देखिए इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेलूर मठ में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब दोस्तों यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बारे में और भी डिटेल्स को समझते हैं। आप यहाँ पर एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। ये आध्यात्मिक गुरु है रामकृष्ण परमहंस जी। तो इस मिशन का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब देखिए इनका स्वामी विवेकानंद जी से क्या संबंध था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने क्या कार्य किया, ये क्या करता रामकृष्ण परमहंस, ये जो संस्था है, तो इन्होंने ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार किया है। यही रामकृष्ण मिशन का काम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात निधन की आई है, तो जितने भी निधन हुए हैं एक बार उसे मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट निधन हुए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास जी का हाल ही में निधन हो गया है। पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद हमारे बीच में नहीं रहे। अजीज कुरैशी की बात करें, यूपी के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रैन मुलरोनी का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? सोनम वांगचुक हैज एंडेड हिज हंगर स्ट्राइक, ही इज डिमांडिंग विच यूनियन टेरिटरी टू बी मेड इन अ फुल स्टेट? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मांग कर रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, लद्दाख यूनियन टेरिटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की ये मांग कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहां से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता। आपने जो 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें आमिर खान ने जो रोल निभाया है वो सोनम वांगचुक का ही रोल निभाया है। लेकिन दोस्तों एक दुर्भाग्य की बात है, वहां पे आमिर खान इतने फेमस थे, लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक को इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मैंने अनुभव किया है, वो मैंने देखा यहाँ पर। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, और इन्होंने 26 मार्च को 2024 को अपना 21वां जो है, लगातार 21 दिन तक ये भूख हड़ताल पर थे और 21वें दिन इन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म किया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे हुए, आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठे, इनकी मांगे क्या हैं?
तो देखिए इनकी मांगों को समझते हैं डिटेल से। तो 6 मार्च से अनशन पर बैठे थे। तो यहाँ पर जो मांगे हैं वो लद्दाख को लेकर है, लद्दाख के लोगों के लिए मांगे कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लद्दाख आप सभी को पता है यूनियन टेरिटरी है, एक पूर्ण राज्य बनाने की बात ये कही जा रही है। और यहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, लेह और कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट होना चाहिए। इनकी और बड़ी मांग है कि जो लद्दाख में संविधान के 6 शेड्यूल को शामिल किया जाना चाहिए, लद्दाख में संविधान को 6वीं सूची में जगह देनी चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा सर 6वीं सूची है क्या और इसमें डिटेल्स क्या है और क्यों इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए हमारी 6वीं सूची में जो 4 विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया है, तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, मातम याद रखिएगा, मातम, ठीक है। तो इसमें मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। तो स्वायत्त जिला परिषद क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा। तो जहां भी स्वायत्त जिला परिषद होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वहां की जो आदिवासी लोग होते हैं या आदिवासी जो संस्कृति होती है उसकी रक्षा, उसकी संरक्षण, उसका कंजर्वेशन, वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ के आदिवासी लोगों की विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उसको विशेष दर्जा दिया जाता है। तो यही सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख में जो लद्दाख है उसको शेड्यूल नंबर 6 में शामिल किया जाना चाहिए, शेड्यूल नंबर 4 में शामिल किया जाना चाहिए। और आपको ये बात याद रखनी है। तो ये जो विशेष प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 के तहत भी प्रदान किए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता देता हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं लद्दाख के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में। आपको याद होगा जब अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को घोषणा की कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया जाएगा और यहां पर जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो हटा दिया गया था। फिर यहां पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना और यहाँ पर लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। तो आप यहाँ पर लेह लद्दाख को देख पा रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख का एरिया बढ़ गया। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ये बात याद रखिएगा। देखिए लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख की जो कैपिटल है ये लेह है। यहाँ पे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो लेह है और दूसरा कारगिल है। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो बीडी मिश्रा जी को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक झील है जिसे बोलते हैं पैगोंग झील, जो लद्दाख में है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे हम बोलते हैं एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक कौन बने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष आनंद इसका सही उत्तर है। तो पीयूष आनंद एनडीआरएफ के हाल ही में नए यहां पर महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। अब दोस्तों किनके स्थान पर अपॉइंट हुए पीयूष आनंद, तो अतुल करवाल का इन्होंने स्थान ले लिया है। पीयूष आनंद यूपी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा सर एनडीआरएफ क्या है। मैं समझाता हूं, अब बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी जुड़ा होता है। दोस्तों अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी ट्रेन है उसके पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं और आज लेक्चर हमारा लास्ट होगा इस फॉर्मेट में, कल से मैं आपको सामने देखने को मिलूंगा। तो देखिए जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है जिसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 में इसका गठन हुआ था और इसी के तहत एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी 2006 में। एनडीआरएफ का काम होता है, मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, किसी भी प्रकार का डिजास्टर आता है तो उस समय हमारी एनडीआरएफ यहाँ पर मानव की रक्षा करती है और यहाँ पर उनको बचाने का प्रयास करती है, तुरंत रेस्पॉन्स करती है। अब दोस्तों बात यहाँ पे अपॉइंटमेंट की आई है तो मैं आपको रिसेंट में हुई अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखिए सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, गोविंद ढोलकिया। आयरलैंड के अभी हाल ही में सबसे युवा सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं साइमन हैरिस। मरियम मेमन मैथ्यू की हम बात करें तो डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन की हाल ही में अध्यक्ष बनी है। जलंधर के नए डिप्टी कमिश्नर कौन बने, हिमांशु अग्रवाल बने हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने, एमवी राव बने हैं। किरण रिजिजू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं।
चलिए फ्रेंड्स, आई देखते क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूस के सोयूज MS-25 स्पेस क्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय रशिया सोयूज MS-25 स्पेस क्राफ्ट? तो MS-25 स्पेस क्राफ्ट की मदद से दोस्तों 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इन 3 यात्रियों को देख लीजिए। यहां पर वो 3 यात्री हैं जो MS-25 स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाए गए हैं। इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो नासा की जो एस्ट्रोनॉट है ट्रेसी कैल्डवेल डायसन, रशिया की कॉस्मोनॉट है यहाँ पर देखिए आलेग नोविस्की, और बेलारूस की स्पेस फ्लाइट पार्टिसिपेंट है मरीना वसीलिसिवास्क्या। तो ये यहाँ पर तीनों को यहाँ पर भेजा गया है। नाम कठिन है पर काम भी कठिन है दोस्तों। यहाँ पर अब टोटल जो स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स की संख्या पहुंच गई है, टोटल 10 यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की संख्या पहुंच गई है। और यहाँ पर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर बनाया गया है। अब इस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स ऑब्जर्व करते हैं आसपास जो अंतरिक्ष में चीजें घटित हो रही हैं। तो वहां पर ये एक मैन मेड प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या किया जाता है, यूनिवर्स की स्टडी की जाती है, उसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। देखिए, भारत ने भी 2035 तक फैसला किया है कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, तैयार करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में हम बात करें तो 1998 को 20 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया था। लगभग 93 मिनट्स पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये 15.5 कक्षाएं पूरी करता है एक दिन में, यानी एक दिन में लगभग 16 राउंड मार देता है। आप ऐसा समझिए। आप देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम है ओलेग कोनोनेको। ये अंतरिक्ष यात्री जो कि रूस से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 879 डेज तक लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया रहने का। तो दोस्तों, अलग अलग समय पर अंतरिक्ष में जा करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अभी ये 1000 दिनों तक यहाँ पे रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। तो अंतरिक्ष में जो प्रथम चीजें हुई हैं, एक बार मैं उसे भी पूरा मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो है मेजर यूरी गागारिन, जो कि रूस देश से बिलोंग करते हैं। पहले महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटीना तेरेश्कोवा, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में वो गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो पशु है इसका नाम है लाइका, आपसे पूछा जा सकता है, जो कि एक डॉग है, कुत्ता है। सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह में भेजे जाने वाला जो देश है रूस ने भेजा था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो राकेश शर्मा है। पहले भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूयॉर्क में बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर भारतीय मूल के कितने लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया? How many people of Indian origin have been awarded Bihar Vishwa Gaurav Samman on the occasion of Bihar Day 22 March in New York? तो देखिए दोस्तों, अब बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को। उसी मौके पर बिहार विश्व गौरव सम्मान यहाँ पर दिया गया है, न्यूयॉर्क में दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसमें 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कितने? 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, बिहार से संबंध रखने वाले जो भारतीय मूल के 4 प्रमुख अमेरिकी हैं, उनको यहां पर विशेष उपलब्धि की वजह से, उनके योगदान, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से फ्रेंड्स बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। आइए जानते डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले जो है इनका नाम है डॉक्टर क्रिस सिंह। ये हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और CEO हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। दूसरे विप्रो के COO अमित चौधरी जी। फिर है प्राण मेडिकल समूह के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन। फिर है अभिनव अतुल जी, जो कि न्यूट्रीवेट फार्म केयर के डायरेक्टर हैं। तो ये 4 लोग हैं जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है 22 मार्च को। अब देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में ऑलरेडी बताया, 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार राज्य का इस बार हमने 112वां स्थापना दिवस मनाया है। 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक एक नया प्रांत बिहार का गठन किया था 22 मार्च को। अब दोस्तों, बात यहाँ पे पुरस्कारों की आई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार अभी दिए गए हैं, एक बार मैं आपको पूरा उसे रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहला है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार।
तो जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को ये अवार्ड दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो भूटान देश के द्वारा दिया गया, पीएम मोदी जी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान है। सरस्वती सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, प्रभा वर्मा को दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 छठवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है? विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज विजिटेड मनीला बे ऑफ द फिलीपींस? तो देखिए दोस्तों, आपको नाम याद रखना, पूछा जाएगा। इसका नाम है आईसीजीएस समुद्र पहरेदार। क्या नाम है इसका? आईसीजीएस समुद्र पहरेदार। तो यहां पर आप समुद्र पहरेदार को देख पा रहे हैं, ये भारतीय तटरक्षक जहाज है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। देखिए कोस्ट गार्ड मतलब आपको पता है भारत की जो तटीय सीमा है टोटल 75-16 किलोमीटर है, और जो भारत की जो 6100 किलोमीटर है ये भारत की कोस्ट सीमा है। और अगर अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए, लक्षद्वीप को मिला जाए, तो 75-16.6 किलोमीटर है। तो भारत की तटों की रक्षा करने का काम हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है, और वो उसके लिए हम कोस्ट गार्ड शिप लगाते हैं। तो 25 मार्च 2024 से फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो समुद्र पहरेदार जो है ये प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। अगर किसी प्रकार का प्रदूषण होता है उसे कंट्रोल करता है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टैंकर जाते रहते हैं, इसमें पेट्रोल डीजल भरा होता है और वो पेट्रोल डीजल समुद्र में पलट जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत प्रदूषण होता है। तो उन सभी प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसे जहाजों की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों समुद्र पहरेदार जो है ये मनीला फिलीपींस, हो ची मिन जो कि वियतनाम है, ब्रुनोई में मुआरा है, वहां पर बंदरगाह पे निरीक्षण भी करेगा। ये भी काम इसे सौंपा गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है, और 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई है। हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। प्रेजेंट में इसके महानिदेशक है राकेश पाल। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। क्लियर है? और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। एबल पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the एबल प्राइज 2024? अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बस सुनते चलिए प्यार से और लिखते चलिए ध्यान से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड। क्या नाम है? मिशेल टेलाग्रैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। देखिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो कि पेरिस फ्रांस में है, वहां पर मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर है नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये मिशेल टेलाग्रैंड यहीं से बिलोंग करते हैं, और इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। तो टेलाग्रैंड को ये जो पुरस्कार दिया गया है, तो ये गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स और यहाँ पर सांख्यिकी के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। तो देखिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल पुरस्कार होता है, ये बात आप याद रखिएगा। गणित जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल पुरस्कार है, और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए नॉर्वे के राजा के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। नॉर्वे देश का ये पुरस्कार है एबल पुरस्कार, और पहली बार 2003 में यह पुरस्कार दिया गया था। इसका नाम रखा गया है नॉर्वे के जो मैथमेटिशियन है नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। 8वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अभय ठाकुर हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? अभय ठाकुर हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स अभय ठाकुर म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं अभय ठाकुर जी की, जो कि भारत के नेक्स्ट राजदूत अपॉइंट किए गए हैं म्यांमार देश में। ये किनके स्थान पर आए हैं? तो विनय कुमार का स्थान लेंगे अभय कुमार। अब देखिए विनय कुमार को कहां भेज दिया गया है? अभय ठाकुर विनय कुमार को भेज दिया गया रशिया। आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि रशिया में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो रूस में नया राजदूत इन्हें अपॉइंट किया गया है, और अभय ठाकुर को म्यांमार में अगला राजदूत भारत की तरफ से अपॉइंट किया गया है।
म्यांमार कहां पर है फ्रेंड्स? तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको तो पता है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और इसके ठीक बगल में आपको म्यांमार देखने को मिल रहा है। म्यांमार की कैपिटल है ने पैदाव। क्या है इसकी कैपिटल? ने पैदाव। और माइंड स्वे इस वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि एक्टिंग राष्ट्रपति हैं। और म्यांमार क्यात यहाँ की करेंसी है। दोस्तों हाल ही में भारत ने फैसला किया है कि भारत और म्यांमार के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, वहां पर हम क्या करेंगे, फेसिंग करने वाले, बाड़ लगाने वाले हैं, ताकि किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि म्यांमार की तरफ से ना हो और कोई घुसपैठिया भारत में ना पहुंच जाए। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ हमारी सीमा छूती है। ये बात आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात यहाँ पे एम्बेसडर्स की आई है, तो मैं आपको हाल ही में अपॉइंटेड इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं उनका नेम बता देता हूं। तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के जो एम्बेसडर हैं, ये है मधुमिता हजारिका। विधु पी नायर अंगोला में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। चेक गणराज्य में रविश कुमार हैं। मनीष प्रभात डेनमार्क में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। ग्रेनेडा और डोमिनिका में प्रदीप राज पुरोहित जी भारत की तरफ से एम्बेसडर अपॉइंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन हु हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो देखिए, लॉ कमीशन अभी हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे ऋतुराज अवस्थी जी, जिन्होंने अपने पद से, अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं ऋतुराज अवस्थी जी की। इन्होंने लॉ कमीशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय को इन्होंने अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन सौंपा है, दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2022 में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, जस्टिस अवस्थी जी ने यहाँ पर आयोग का चेयरमैन बनाया गया था, लॉ कमीशन का। और इसके पहले ये अवस्थी जी कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पे विधि आयोग की आई, तो विधि आयोग के बारे में आइए महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। तो विधि का नाम से स्पष्ट है, ये लॉ रिलेटेड कमीशन है, यानी विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारों को ये क्या करती है, सुझाव देती, सजेस्ट करती, इसीलिए आयोग अपॉइंट किया जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आयोग की आई है, तो प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये हैं अरविंद पनगड़िया जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना जी। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहिर जी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रेखा शर्मा जी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर मनोज सोनी जी। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स कल 27 मार्च था और 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस। देखिए, नाम से स्पष्ट हो गया है कि रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड थिएटर डे भी कहा जाता है। जो थिएटर से जुड़े कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी प्रतिभा और सामने आ सके। दोस्तों 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने विश्व रंगमंच दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ये यूनेस्को का सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को एक बार रिवाइज करा देता हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है, और यहाँ पर 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट दिवस है जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं। अब बारी है दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल आर की, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स जनवरी महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करेंगे, तो जल्दी जल्दी से आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया।
किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो लांजिया सौरा पेंटिंग ओडिशा राज्य से बिलोंग करती है। बिम्स्टेक के महासचिव का जो पदभार है हाल ही में किसने संभाला है? तो इंद्रमणि पांडे जी ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी राम मोहन राव। किस देश में 110 साल के बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है? तो फ्रेंड्स डॉग मीट पर जो बैन लगाया गया है तो साउथ कोरिया में डॉग मीट पर बैन लगाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा सेतु किस राज्य में है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में ये सेतु है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। CRE के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये बर्नी हाट है। दोस्तों यहां पर 27 मार्च जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं हाल ही में सक्षम एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो सक्षम एप्लीकेशन को भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं यानी जो निशक्त जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए। भारत का कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो भारत का ये जो शहर है मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये कोलंबो में किया गया। कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये वेनेजुएला है, पहले नंबर पे रशिया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किसके सम्मान पर क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? तो जयंत मूर्ति जी के सम्मान पर। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने इस खिताब को अपने नाम किया जो कि स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य राजस्थान है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को किस नाम की मंजूरी मिली है? तो फ्रेंड्स इसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अभय के ने ट्रांसलेशन किया है। यूपीएससी में निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? तो यूपीएससी में जो निदेशक बनाया गया है हंसा मिश्रा को अपॉइंट किया गया। आपके लिए सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे साथियों भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी की ई बुक हमने लॉन्च की है, साइंस की बुक लॉन्च की है और बहुत सारे विषयों की ई बुक लगातार लॉन्च हो रही है। इन सभी ई बुक्स को आप डाउनलोड करिएगा। अभी होली ऑफर भी चल रहा है जहां पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो बायोलॉजी का कोर्स है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और 1 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 1 अप्रैल से आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। साइंस मैं पूरी पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा। साइंस आपको मैंने कहा था तो आप सभी रजिस्टर करा लीजिए ताकि आप लोग 1 अप्रैल से अपनी क्लास को बेहतर रूप से पढ़ सकें जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए तैयार की गई है। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से या फिर आप जो लिंक है उससे या फिर टेलीग्राम कमेंट बॉक्स पे भी लिंक दिया गया है। दोस्तों यहां से आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स एंड मोटिवेशन क्विजेस। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। घंटी वाला बटन दबा दीजिए, लाइक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज हमारा सेशन जो आपने यहाँ पर पढ़ा है वो मैं ट्रेन पकड़ने से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल से आपको जो भी लेक्चर मिलेंगे स्टूडियो से मिलेंगे, मैं आपको सामने दिखूंगा। थैंक फॉर योर कॉर्पोरेशन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।